नमस्कारम साथियों। मैं आज कक्षा 11 जो व्यवसाय शिक्षा में है और जिनके BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस ट्रेड है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाया हूँ, जिनमें 10 प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है। उनमें पहला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो अपनी है वह सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें उनकी क्या क्या भूमिका होती है। तो देखिए, ग्रामीण गरीब वर्ग तक पहुँच, सरकारी योजनाओं जैसे जनधन, पेंशन, बीमा आदि को लागू करना, राष्ट्रीय विकास परियोजना को ऋण देना, निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक शाखा नेटवर्क। और इनमें जो चुनौतियां आती है इन बैंकों के सामने वो है NPA की समस्या, दक्षता की कमी, डिजिटलीकरण में पीछे रहना। ये इन आदि समस्याओं से इनको सामना करना पड़ता है, इन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न है फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बांटकर समझाइए। कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है आपका वो दो प्रकार का होता है, एक तो मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट तो छोटे टाइम के लिए होता है, अल्पकालीन ऋण लेते हैं इसमें हम। कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए। तो देखिए, मनी मार्केट अल्पकालीन होता है, 1 वर्ष तक का ऋण और उधार से संबंधित होता है ये, जिसके सोर्स होते हैं अपने पास ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल पेपर हो गया या बिल हो गया। इसके बाद में कैपिटल मार्केट दीर्घकालीन ऋण और इक्विटी, इसके जो साधन है अपने पास वो दे रखे हैं शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि। देखिए, मैं बता दूं आपको, कैपिटल जो मार्केट होता है उसके द्वारा एक कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे प्लांट में करती है या फिर अपना एक कोई अंग होता है उसको बड़ा या बेहतर बनाती है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो कंपनी वह फंड इकट्ठा करती है, कहाँ से? पब्लिक के द्वारा। और पब्लिक में इशू करती है क्या? शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड इशू करती है, जिनके माध्यम से कंपनी को बहुत सारा अमाउंट प्राप्त होता है। और वो अमाउंट होती है कंपनी के लिए कैपिटल अमाउंट। वो अमाउंट होती है कंपनी के लिए कैपिटल अमाउंट जो लंबे समय तक ली जाती है। जो लंबे समय तक ली जाती है तो उसका उद्देश्य भी बड़ा होता है। तो कैपिटल मार्केट समझ में आ गया आपके। तो इसका महत्व क्या होता है? देखिए, अब निवेश के अवसर बढ़ाना, पूंजी का निर्माण करना और आर्थिक विकास करना, ये इसमें महत्व दे रखे हैं इसके। फिर देखिए, तीसरा प्रश्न, डिजिटल इंडिया अभियान ने BFSI क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? डिजिटल इंडिया ने अपना जो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस है उसको किस प्रकार प्रभावित किया है? तो उसको प्रभावित किया है UPI, भीम, रुपे कार्ड की लोकप्रियता के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग का विस्तार करके, डिजिटल पेमेंट से केस पर निर्भरता कम करके, साइबर सुरक्षा जो अपने पास आई है उसकी चुनौतियाँ जो मिल रही है हमें, उनको सही करते हुए, वह उनको देखते हुए, उनको उनके प्रति जागरूक करते हुए ये सब काम कर रही है गवर्नमेंट। जो अपना BFSI ट्रेड है वो ये सब काम कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है अपने पास? बैंकिंग सेक्टर अधिक पारदर्शी हो गया और ज़्यादा तेज गति से कार्य करने लगा है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी ग्राहक का चेक बाउंस होने पर बैंक और ग्राहक दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैं बता दूं, चेक बाउंस होना इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उस व्यक्ति के खाते या उस संस्था के खाते में पैसे का ना होना, वो क्या कहलाता है? चेक बाउंस होना। तो देखिए, ग्राहक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? उस पर जुर्माना लगता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, साख पर नकारात्मक असर होता है, जो उसकी गुडविल बनी हुई है बैंकों के अंदर वो भी उसकी खराब हो गई, यानी उसकी इमेज एक तरफ से खराब हो गई। फिर अब बैंक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक की कार्रवाई थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा काम बढ़ जाएगा उसके, और ग्राहक का जो संबंध है वो भी उसका खराब हो जाएगा। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ रहा है वह है भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर पूरा का पूरा असर पड़ता है इससे, भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर।
लोगों के मन में डर हो जाता है फिर कि अपन अगले से चेक ले या नहीं ले। फिर देखिए 5वां पर्सन, वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड BFSI सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती क्यों मानी जाती है? क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, कार्ड क्लोनिंग से ग्राहक का विश्वास टूटता है, बैंक को वित्तीय नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था में काले धन ज़्यादा आता है। तो इस वजह से ये क्या है, चुनौती मानी जा रही है। तो इसके बचाव के उपाय क्या दे रखे हैं? वो है आपके OTP आधारित आपको लेन देन करना चाहिए, हमें 2 फैक्टर सत्यता की जांच करनी चाहिए, साइबर सुरक्षा जागरूकता लानी चाहिए हमें। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा यानी कि साइबर के प्रति जागरूक हो सकते हैं, जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनको रोक सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है, बीमा को जोखिम प्रबंधन का उपकरण क्यों कहा जाता है? बीमा तो होता ही जोखिम के लिए है, जोखिम से सहायता प्रदान करने के लिए होता है। बीमा व्यक्ति व्यवसाय को अप्रत्याशित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देता है। बीमा क्या करता है? हमें अप्रत्याशित नुकसान से आर्थिक सहायता देता है। जीवन बीमा परिवार को सुरक्षा, सामान्य बीमा व्यापार को सुरक्षा प्रदान करता है। नुकसान साझा होकर कई लोगों पर बांटा जा सकता है ये। फिर देखिए अगला है, किसी ग्रामीण परिवार के उदाहरण से माइक्रो फाइनेंस की उपयोगिता को समझाइए। माइक्रो फाइनेंस गरीब लोगों को ऋण देना होता है। इसका देखिए एक केस लेते हैं अपन, केस बेस्ड स्टडी करते हैं इसमें। मान लीजिए एक महिला स्व सहायता समूह है SHG से 20,000 रुपये का माइक्रो लोन लेकर बकरियां पालना शुरू करती है। धीरे धीरे आय बढ़कर वह बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य सही कर पाती है। तो यह उदाहरण दर्शाता है कि माइक्रो फाइनेंस गरीबी हटाने, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में सहायक है। फिर बचत, निवेश और बीमा तीनों मिलकर वित्तीय योजना की नींव है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी बचत, निवेश और बीमा ये तीनों क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसकी नींव रखते हैं। ये बात तो सत्य है, क्योंकि बचत करते हुआ भविष्य की ज़रूरत के लिए पैसा अलग रखना, भविष्य की ज़रूरतों के लिए पैसा अलग रखना। निवेश करते हो पैसे को बढ़ाने और मुद्रास्फीति से बचाने का माध्यम। मुद्रास्फीति का मतलब देखो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आज आप गोल्ड लेके रख रही हो अपने पास, जैसे आज आपने 1 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड पड़ा है, उसका यानी वो जो 1 लाख रुपए का गोल्ड है उसका 10 साल बाद में क्या 1 लाख रुपए ही मूल्य रहेगा या फिर बढ़ेगा उसका मूल्य? उसका मूल्य बढ़ेगा टाइम के अनुसार। जैसे आपका प्लॉट है आज, उसका मूल्य एक टाइम के बाद में और बढ़ेगा। और ऐसे मान लो आप केस रखो अपने पास 1 लाख रुपए, उसको अलमीरा में रखते हो आप 1 लाख रुपए को, तो 10 साल बाद में वो कितना हो जाएगा? 1 लाख ही रहेगा वो। तो उससे जो मुद्रास्फीति आई यानी कि तब का जो 10 लाख है, 10 साल बाद में 1 लाख रुपए का जो आज का 1 लाख है वो 10 लाख के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे। यानी पहले के लोगों को आपको देखा होगा कि उस टाइम पे 1000 रुपये की सैलरी हुआ करती थी, सब पूरा काम आ जाता था, उसमें पूरा काम चल जाता था। लेकिन आज वही 10,000 में कुछ नहीं होता। तो ये इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं हम इसको? मुद्रास्फीति। और बीमा क्या करता है? अचानक नुकसान या मृत्यु जैसी घटनाओं से परिवार व्यवसाय की रक्षा करता है। निष्कर्ष क्या है? तीनों का संतुलन ही सुरक्षित और स्थिर आर्थिक जीवन की कुंजी है। फिर देखिए बैंकों द्वारा CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्य: शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च, ग्रामीण विकास व पर्यावरण संरक्षण पर खर्च, वित्तीय साक्षरता शिविर पर खर्च। इसके अलावा गरीबों के लिए स्कॉलरशिप, महिला उद्यमिता सहायता आदि। फिर देखिए लास्ट प्रश्न है, यदि आप एक बैंक मैनेजर हो, आपके क्षेत्र में डिजिटल लेन देन के प्रति लोग हिचकिचा रहे हैं, तो उन्हें आप कैसे जागरूक करेंगे? तो हम ग्राम सभाएं लगाएंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंगों के अंदर मोबाइल बैंकिंग और UPI का डेमो देंगे। इसके अलावा स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, डिजिटल लेन देन के लाभ बताएंगे, समय की बचत होगी जिससे सुरक्षा होगी, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनको मिल सकेगा। इन सब के बारे में हम उन्हें बताएंगे। ग्राहकों को पहली बार खुद सहायता देकर लेन देन करवाएंगे, जिससे लोग वहाँ के लोग जागरूक हो सके, उनके जो मन में डर बैठा है डिजिटल के प्रति वह उनका डर खत्म कर सके और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे सके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। धन्यवाद।